नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर, जो कि हमारा विशेष कार्यक्रम है जिसपे हम बड़े मुद्दों पर बहस करते हैं। रोज शाम 6 बजे आपके लिए लेकर आते हैं विशेष कार्यक्रम। आज के इस विशेष कड़ी में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जो बढ़ रहा है तनाव बॉर्डर पर, इस मुद्दे पर। और इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी और कांग्रेस से मेहमान तो मौजूद रहेंगे ही साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय वर्मा भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और रमजान के दौरान जो भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का एक तरफा फैसला भारत सरकार ने लिया था, उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं हमारी एक खास रिपोर्ट, जो कि भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते फिलहाल के दिनों में जो सामने आ रहे हैं उभर करके, और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है सीमा पर, उस पर केंद्रित है। कश्मीर मुद्दे पर क्या होगा पीएम मोदी का कदम, इस पर अब विपक्षी खेमे के साथ साथ देशभर की निगाहें हैं। क्या केंद्र की मोदी सरकार वेट एंड वॉच पॉलिसी को आगे बढ़ाएगी, या फिर हाल ही में हुए सैनिक और पत्रकार की हत्या के बाद गृह मंत्रालय ने भी मुद्दे की गंभीरता से चर्चा की है। ऐसे में अब ईद के बाद इस मुद्दे पर निर्णय होगा। पीएम मोदी के विजन को भी दर्शाएगा, क्योंकि इसी बीच अब अमरनाथ यात्रा का भी आगाज होने जा रहा है, जो कि 28 जून से 21 दिन तक लगातार चलेगी। हालांकि खबर तो ये भी आ रही है कि सरकार सीज फायर के साथ सेना के हाथ नहीं बांधना चाहेगी, और माना जा रहा है कि ईद के बाद एक बार फिर से सीज फायर की मियाद खत्म होते ही सेना आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेगी। लेकिन इस बार ऑपरेशन का स्वरूप भी क्या होगा, यह भी केंद्र या गृह मंत्रालय को तय करना होगा, क्योंकि कश्मीर की पत्थरबाजों की घटनाएं हो या फिर सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं हो, लेकिन इसी बीच कश्मीर मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि एक तरफा सीज फायर कभी भी कामयाब नहीं हुआ है। हम आतंकियों की दया पर एक तरफा सीज फायर नहीं कर सकते हैं। आतंकियों को निहत्थे लोगों पर हत्या की खुली छूट नहीं दी जा सकती। ऐसे में अब राज्य और केंद्र तय करें कि सीज फायर एक तरफा हो या दो तरफा। उधर कांग्रेस के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि रमजान के दौरान कश्मीर में सीज फायर के अच्छे रिजल्ट मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए जो बेहतर विकल्प होगा सरकार वही करेगी। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि सेना को एक बार फिर से अलर्ट होकर पाक और आतंकी कार्रवाई को जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। क्या वक्त आ गया है एक और सर्जिकल स्ट्राइक। सबसे बड़ा सवाल, महबूबा सरकार के आग्रह और रमजान के मद्देनजर केंद्र ने फैसला लिया था सीज फायर का, केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था, लेकिन विपक्ष उस पर सवाल इसलिए खड़े कर रहा है क्योंकि 7 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं रमजान के इस महीने के दौरान। और ये आरोप केंद्र सरकार पर लग रहा है कि एक तरफा क्यों लिया गया सीज फायर का फैसला। रमजान के पाक महीने के दौरान सीमा पर नापाक गोलीबारी नहीं थी, पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया। सबसे बड़ा सवाल वर्तमान परिदृश्य में जो बन रहा है वो यही कि आखिर हालात जो हैं वो कैसे बदलेंगे सीमा पर। 2017 के हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, जिसमें 860 सीज फायर उल्लंघन के मामले आए, जिसमें 15 सैनिक शहीद हो गए। 2018 में अब तक 908 मामले सामने आए हैं, जिनमें 11 सैनिक शहीद हुए। इस साल पाक से आधिकारिक स्तर पर 3 बार बातचीत हुई, लेकिन हर बार पाक ने सीमा पर शांति सहमति का उल्लंघन किया। अब सवाल यही कि आज जो बैठक होने वाली है पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के बीच, इसमें क्या तय होता है। ईद के बाद क्या सीज फायर को हटा देगी केंद्र सरकार, सीज फायर का लगातार उल्लंघन पाकिस्तान क्योंकि कर रहा है, क्या कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। चलिए चर्चा को आगे लिए चलेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय वर्मा, जिनके साथ कांग्रेस से सुशील आसोप और दीपक भाकर जो हैं वो बीजेपी के नेता हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी विजय वर्मा, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते। नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा और खास खबर को अब आगे बढ़ाते हैं। काफी अहम मुद्दा है जो सीमा पार जो जिस तरह का तनाव बरकरार है, उस तनाव को लेकर गंभीरता है सरकार में भी, गृह मंत्रालय में भी, लेकिन कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी एक तनाव देखने को मिल रहा है।
सत्ता पक्ष की जहां सर्जिकल स्ट्राइक को अभी भी हाथ में लेकर चलने आगे बढ़ने की बात कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे को आज भी याद करने की बात करता है, वहीं जो विपक्ष है कहीं ना कहीं टांग खींचने की तैयारी में है सरकार की, क्योंकि सरकार जिस तरह सीज फायर का जो उल्लंघन सीमा पार हुआ है और 7 सैनिकों की जिस तरह हत्या की गई है और उसके बाद एक वरिष्ठ पत्रकार की भी हत्या हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार मुश्किल में है। कल भी एक अहम बैठक हुई थी और इस अहम बैठक में कुछ निर्णय लिए गए और लेकिन सबसे खास बात है कुछ इनपुट्स जो खुफिया एजेंसियों से आ रहे हैं उनसे ये पता चल रहा है कि सीज फायर का जो उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है और जो सीज फायर पर जो सरकार जो भारत की जिस तरह जो स्थिति रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि अमरनाथ यात्रा है वो भी कहीं ना कहीं खटाई पड़ सकती है, उस पर जो आतंकवाद का खतरा मंडरा सकता है। हमारे साथ हैं भाजपा से जो दीपक भाकर जी और कांग्रेस से सुशील आसोपा जी हैं, वरिष्ठ जो पत्रकार महेश शर्मा जी हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले दीपक भाकर जी मैं आपसे सवाल करूंगा कि जिस तरह की स्थिति सीमा पार देखने को मिल रही है, इस तरह का क्या कमिट था? महबूबा मुफ्ती हैं जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी डिमांड की थी कि सीज फायर है वो उसकी डिमांड की थी और उसके बाद में इसको सहर्ष स्वीकार लिया गया था। लेकिन जिस तरह सैनिकों की जिस तरह से हत्या हुई है, सैनिक शहीद हुए हैं, उनको देखते हुए अब सरकार को क्या अहम कदम उठाने चाहिए आपकी तरफ से? धन्यवाद। देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश के उन 20 सपूतों का, राजस्थान के जो 3 शहीद हुए, उन जांबाज शहीदों को श्रद्धांजलि, नमन और उनके परिवार के लिए सांत्वना। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस देश की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। हमने पहले भी कहा था और आज भी इसी बात पे हम कायम है। और जिस सीज फायर का, देखिए हमारा एक फेडरल सिस्टम है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो अगर मुख्यमंत्री ने फैसला किया था तो उस फैसले का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार ने उनके साथ हामी भरी थी। और जैसा कि कहा जाता रमजान का पवित्र महीना, तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इस समय पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। इसी बात को लेते हुए कि देश हमने पहल की, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें चालू रही हैं, तो इसका हमको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बहुत फायदा मिला और आने वाले समय में उस देश को बाकी लोगों से काटने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि कल ईद है और सब चीज, उसके बाद से नया तरीके से हम वापस शुरू करने वाले और 2 तरह के ऑपरेशन वापस शुरू करने वाले हैं जो आपको जानकर। एक तो कासो होता है जैसे कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन, एक होता है सर्च एंड डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन। इसके अलावा जो 2313 किलोमीटर का हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और करीबन 772 किलोमीटर का हमारा एक एलओसी है, एक पे बीएसएफ दिखता है और एक के ऊपर आर्मी की पेट्रोलिंग रहती है। तो इन दोनों सीमाओं पे दोनों मंचों की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको मुंहतोड़ जवाब देने का प्लान बन चुका है। सिर्फ समय का इंतजार है, कुछ एक घंटे बाकी है, मुझे लगता है 24 घंटों की बात है, उसके बाद हमारी तरफ से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बार बता दें, इसके बावजूद भी जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो सरकार ने पहले ना करो की नीति पे कायम रहते हुए ये कहा था, राजनाथ सिंह जी जो हमारे गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि गोलियां नहीं गिनी जाएंगी। और इस बात का हमने ध्यान रखा है कि जब तक उन्होंने मोर्टार बरसाए, गोलियां बरसाई और सिविलियंस को हुआ जान माल की हानि हुई, पर इस बात को हर जगह उठाया गया। और आपको मैं बता दूं, मैं आपको बड़े विश्वस्त सूत्रों से जानकारी देना चाहता हूं कि सीमा के ऊपर पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुकम्मल जवाब दिया जा रहा है। और अगर 1 के बदले 10 वाली बात है तो उसमें पहले भी कायम थे, आज भी कायम है। और जितना यहां पे हानि हो रहा है, आप अगर वहां की जाके मीडिया की अगर खबरें देखें, वहां की रिपोर्टिंग देखें, तो हर बात के अंदर जैसे वो रॉ को अगर उल्हाना देते हैं और रॉ के ऊपर वो जैसा आरोप लगा देते हैं, आप ये बात को जानकर देखिए कि वहां पे कितने सैनिकों को हमने बदले में उनके लिया है। लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत है, पुख्ता जानकारी है जो हर मंच के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया से अब जानकारी। लेकिन हालात इतने जो तनावपूर्ण होने के बाद में इस तरह की जानकारी मिल रही है कि वेट एंड वॉच की जो बात सामने आई है कि गृह मंत्री और पीएम मोदी के बीच में वार्ता हुई है, वेट एंड वॉच की स्थिति। अब इस तरह का स्टैंड लेना क्या ठीक है? न्याय देखिए, वेट एंड वॉच वाला समय जा चुका है, तो मानने पर मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी की तरफ से ऐसी बात आई होगी। वेट का मतलब ये था कि वो चाहते थे कि कल का जो ईद का समय है वो चले जाए, उसके बाद से सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में आ जाएगी और आप देखेंगे आपको बड़े पॉजिटिव और सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जिस देश की नींव ही नेगेटिव पे बसी हुई है और उन्होंने कहा था कि हम भूखे रह लेंगे सदियों तक लेकिन एटम बम बनाएंगे। उन्होंने कह दिया वी वांट टू ब्लीड इंडिया। जिस देश का कंसेप्ट ही दूसरे
दूसरे देश को ब्लीड करने के ऊपर लगा हुआ है, तो आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो आपके साथ चलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें एक बहुत अच्छी स्टैंडिंग है। और आप देखिए पिछले कुछ 4 सालों के अंदर जो हमने उसको हर जगह से काटा है, चाहे सऊदी ले लो, मिडिल ईस्ट ले लो, चाहे अमेरिका के ले लो, चाइना की तरफ से ले लो। चाइना थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन जो बाल्टिस्तान एंड पख्तून एरिया है और जो उसका आजाद कश्मीर का जो दूसरा एरिया, उसके अंदर हमने बहुत हद तक पैठ जमाई है। और आप देखिए उधर एक आजादी की मांग भी उठने लग गई है, चाहे आप उसके वेस्टर्न एशिया में लो, चाहे आप बाल्टिस्तान पर आजाद ऑक्यूपाइड कश्मीर लो, वहां लोगों को लगने लग गया कि पाकिस्तान ने उनके साथ नाइंसाफी की है और वो बाकी के मुकाबले बहुत पिछड़ गए। पाकिस्तान अपने आप में उसके हमने एक तरह से फाइनेंशियल कमर तोड़ रखी है। आप देखिए हमने उसको इंटरनेशनल रूप से, फाइनेंशियल रूप से, पॉलिटिकल रूप से और वॉर फ्रंट पे हर तरफ से पाकिस्तान को इतनी मार पड़ी है कि आज की तारीख में पाकिस्तान बहुत बुरी स्थिति में, कहने को वहां पे आप कह सकते हैं कि वो ये छोटे मोटे काम करते रहते हैं, बॉर्डर के ऊपर स्कमिश चलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। चलिए आसफा जी, सीज फायर से भी प्रतिबंध हट जाएगा और उसके बाद वार का जवाब वार से देगी सरकार, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है बकर साहब का। तो फिर इस तरह जो जुबानी जंग क्यों है, क्यों हमला बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी? ऐसा कोई हमला बोल नहीं रहे, सारी दुनिया देख रही है कि 4 साल में कितनी जान माल की हानि हुई है, कितने सैनिक शहीद हुए हैं, कितनी बार वहां से गोलाबारी हुई है। जम्मू एरिया में 70,000 लोग अपने गांव घर सब छोड़ करके शरणार्थी अपने देश में बने हुए हैं। कश्मीरी पंडितों की बात उठाने वाले इस बात को नहीं उठाते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक के बदले 10 सिर देने का जो अभी एक बात आई कि साहब एक के बदले 10 सिर दे रहे हैं, अभी कहा गया है, और पाकिस्तान की मीडिया में जाके पढ़ो तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की सेना जो है वो इनके आने से पहले एक के बदले 10 नहीं करती थी, और तब पाकिस्तान का मीडिया छापता नहीं था, और भारत की सेना जो है वो निष्क्रिय थी। मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये बड़ी विरोधाभासी बात है। दूसरी बात सबसे बड़ी है कि जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरह से लुंज-पुंज तरीके से 4 साल से काम कर रहा हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बिना बुलाए उनके घर शादी में चले जाएं, आम की पेटियां दे रहे हैं, साड़ियां ले रहे हैं, मां को पहना रहे हैं, आम खा रहे हैं, और उसके बाद आज जो ये 10,000 युवकों को इन्होंने राजनाथ सिंह जी ने जाकर के माफीनामा दिया, इसी भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया उनको कितनी गालियां उन्होंने निकाली है। भूलिए मत 2 साल तक जो पत्थरबाजी चली, उनको क्या कर देना चाहिए, उनके साथ ये कर देना चाहिए, उनके साथ ये कर देना चाहिए, और वो जो आर्मी का कैप्टन को, मेजर को जीप के आगे रख करके जो घटना हुई उस समय उन पत्थरबाजों के बारे में क्या क्या कहा गया, आज वो सब पत्थरबाज को माफ कर दिया है। हो सकता है आरएसएस ने भी कह दिया होगा कि भाई तुमसे नहीं संभल रहा, और लोकल स्थानीय लोगों को विश्वास में लो, और जो कुछ है। तीसरा सबसे बड़ा बिंदु ये है कि जो अलग थलग पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान अलग थलग है, सऊदी अरब ने उसको दूर कर दिया, अमेरिका ने उसको दूर कर दिया, चाइना भी आप कह रहे हो कि थोड़ा दूर कर दिया, दूसरे लोगों ने दूर कर दिया, तो पाकिस्तान सरवाइव किससे कर रहा है? अमेरिका की सैंक्शंस तो अभी लागू हुई नहीं है, अमेरिका की मदद उनको लगातार मिल रही है, और तालिबान को अमेरिका ने समाप्त कर दिया, ये बात आ रही है, फिर भी तालिबान के साथ का आतंकवाद वहां कायम है। अगर आप ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहते हैं कि 3 दिन बाद पाकिस्तान को आप नेस्तनाबूद कर देंगे, तो फिर मेरा प्रश्न ये होगा कि 4 साल तक आप किसी चुनाव का इंतजार कर रहे थे? तो अगर करके दिखाना है तो इंदिरा गांधी की तरह पराक्रम दिखाइए ना, कि 71 में मिड टर्म इलेक्शन किए फरवरी में, और दिसंबर में किया युद्ध। महेश जी को याद होगा, मैं गलत कह रहा हूं, उसको कहते हैं पराक्रम, और नेस्तनाबूद कर दिया, एशिया का भू ज्योग्राफी बदल दी, और 71 की मार ऐसी पड़ी। वो तो ठीक है कि विपक्ष इस बार, उस समय भी ऐसा ही विपक्ष था जिस तरह के आलोचनात्मक ये बात करते हैं। उस युद्ध को जीतने के बाद हमने 2 साल के अंदर अंदर पोखरण का परमाणु विस्फोट करके, और हमने साबित किया कि हम देश की सुरक्षा कैसे की जाती है। और आप याद करिए 15 साल तक, जब तक वीपी सिंह वापस ये विपक्ष के प्रधानमंत्री एक कंधे पे सीपीएम और एक कंधे पे बीजेपी के चढ़ा के नहीं बने, तब तक पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत पे कोई
आंख उठा के देख ले। और उसके बाद ये ठीक है, हमने भी, मैं कहूंगा, ये हो सकता है दीपक जी को याद नहीं रहे, मैं खुद कह देता हूं कि महबूबा मुफ्ती साहब के साथ हमने भी बाद में सरकार बनाई किसी पॉलिटिकल एंगल से, जो रहा देश हित में जम्मू कश्मीर में सरकार होनी चाहिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन वो जो उनकी बेटी रुबैया का जो अपहरण हुआ, उसको आंख मूंदे उस समय अटल जी और अडवाणी जी देखते रहे, आंख मूंदे देखते रहे, और वो 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। कंधार को तो बाद की बात है, 90 वाला याद होगा, किसी को नहीं याद है, याद है, पर और वो कौन था ये भी ध्यान स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग थी और सबको ध्यान है। इसलिए भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, भाजपा की सरकार भाजपा की अटल अडवाणी छोड़ देते, समर्थन क्यों दिया वीपी सिंह को? नपुंसक नेतृत्व है आपका नेतृत्व नपुंसक है। आप ये बताइए, अगर आपने 10 साल में कुछ किया होता ये नौबत ही नहीं आती। अजी 10 साल हम तो गए ही नहीं उनके यहाँ एक बार भी, हम तो पाकिस्तान गए ही नहीं, हमारा प्रधानमंत्री गए ही नहीं। आपके तो डोभाल साहब है ना, क्या बात कर रहे हो? शिष्टाचार निभाना भी जरूरी होता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, आप इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, तो वहाँ के प्रधानमंत्री को अजमेर में हमने कहा था, तो मोदी ने कहा कि बिरयानी खिला रहे हो। याद नहीं है मोदी का भाषण आपको? हमें याद है। बेनजीर साहब के साथ क्या कहता आपको पता है? क्या उनके लोग आते हैं? प्रोटोकॉल मोदी का वीडियो सुनो आपको। तो प्रोटोकॉल आपने मानेंगे, प्रोटोकॉल हम नहीं मानेंगे। बिरयानी खिला रहे हो, देखिए प्रधानमंत्री है, प्रोटोकॉल उनके घर शादी हो रही है, कौन सा प्रोटोकॉल है? चलिए महेश जी, ये बताइए कि जो सीज फायर का जो एक तरफा फैसला था, उसके इनपुट्स अच्छे आए हैं, ये बात कुछ अधिकारी हैं जो सेना के, उनके द्वारा गृह मंत्रालय को पता चली है और गृह मंत्री ने खुद इस बात को स्वीकारा। तो किस तरह के इनपुट्स हो सकते हैं? देखिए, जहां तक अभी सवाल है, आज ही मतलब एक ताजा खबर ये आ रही है कि सीज फायर की अवधि बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। इस मामले पे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान ये है कि हम अभी देख रहे हैं। वैसे तो अघोषित रूप से तो इन्होंने पहले भी बता दिया था कि पूरे रमजान महीने में हम सीज फायर करेंगे एक तरफा। इसके बदले आतंकी हमले होते रहे हमारे सुरक्षा बलों पर, पाकिस्तान ने भी गोलाबारी की और जो भी कुछ नतीजे सामने आया ये है। लेकिन अब ये देखना है कि केंद्र सरकार अब एक्शन क्या लेती है। जितने उपाय हो सकते थे उन्होंने किए कि बातचीत के लिए वो खुद भी गए थे, 2-3 दिन रहे वहां, और उन्होंने ये भी उन लोगों को भी बुलाया है कि जो आकर के बात करें। बात क्या हुई क्या नहीं हुई उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया है। लेकिन हाँ, ये है कि अब देखने की बात यह है कि केंद्र सरकार ईद के बाद में क्या एक्शन लेती है। कुछ सैन्य अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो सीमा पार कुछ भी सेना की तरफ से कदम बढ़ाया जाता है तो वो कॉन्ट्रोवर्सी जाता है, उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार खासतौर से कुछ फैसला ले। जी विजय, बड़ी दिलचस्प बहस ये चल रही है। विजय, क्या आपको लगता है दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का अब समय आ गया है? क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक गोलीबारी वो जो की जा रही है सीमा पर, और रमजान के महीने में सीज फायर का ऐलान सरकार ने किया, उसके बाद भी ये गोलीबारी नहीं रुकी। तो क्या लगता है आपको आतंकियों को अब सबक सिखाने के लिए एक और सीज फायर की जरूरत, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत आ गई है? विजय, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह का सीमा पार, जिस तरह का माहौल बन रहा है, और जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के जो इनपुट्स हैं जहां से आ रहे हैं खुफिया एजेंसियों के जरिए, उससे लगता है कि अब निश्चित तौर पर अब गंभीर होना पड़ेगा सरकार को। और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, जो दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम आ गया है, कुछ न कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सीज फायर काफी हो गया, अब रमजान का महीना भी पूरा दी एंड हो गया है, तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा सरकार को। और सरकार ने हालांकि कल भी सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने इस तरह के जो इशारा कर दिया था कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे और सेना की को जो कमान संभला देंगे, और अब किसी की जो शहादत नहीं सही जाएगी। लेकिन वेट एंड वॉच की भी बात उन्होंने कही थी, तो उस बात को लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी थी कि वेट एंड वॉच क्यों किया जा रहा है जब अब सीज फायर का समय भी खत्म हो गया। तो अब आगे बढ़ना होगा, और इसको लेकर गृह मंत्री और पीएम मोदी की आज वार्ता है। इस वार्ता में किस तरह क्या कुछ खास बिंदु रहते हैं और उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है, यह अहम होगा। आशीष,
एनएसए अजीत डोभाल की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उन्होंने ये कहा कि हमने ये सोच समझकर ये निर्णय लिया था कि ईद आने वाली है, रमजान का महीना है, ऐसे में एक शांति के लिए, सीमा पर शांति स्थापित हो और एक अच्छी सद्भावना से भारत ने यह फैसला लिया था सीज फायर का। लेकिन अजीत डोभाल ने भी, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने भी जो कल की बैठक है उसके बाद ये उनका बयान सामने आया, ये वक्तव्य उनका सामने आया कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि चूक हुई है और शायद ये सीज फायर का फैसला गलत हो सकता है और अच्छी हालांकि भावना से लिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है सरकार इस फैसले को लेकर अब बैकफुट पे आ सकती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो हमलावर होता नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर यह तो माना जा सकता है पाक और नापाक वाला जो दो शब्द हैं, इन्हीं के बीच की पूरी कहानी है। और जो पाकिस्तान के नापाक हरकतों को शायद उनका अंदेशा नहीं था और इसी के चलते ये सीज फायर का निर्णय लिया गया। जो महीने भर सीज फायर रहा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी नहीं रुकी। अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अधिकारी, सेना के अधिकारी जो दो धड़ों में बढ़ते नजर आ रहे हैं, इस मुद्दे पर भी ज्यादातर का कहना है कि सीज फायर को अब बंद करके और आगे जो ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। लेकिन कुछ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सेना के, उनका यह भी कहना है कि सेना को अब आगे बढ़ना चाहिए और ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। हमारे जो सहयोगी यहाँ पर जो बीजेपी से हैं, दीपक वाघड़ जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो सरकार ने जो जिस तरह सीज फायर शुरू किया था, सीज फायर पर का कदम उठाया था, क्या इसी तरह का कोई सीज फायर का जो कदम उठा सकती है? क्योंकि जिस तरह सीमा पार जिस तरह का तनाव चल रहा है और पाक अपनी नापाक हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है, तमाम तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं, समझाने का प्रयास कर लिया गया है। और यहां तक कि जो महबूबा मुफ्ती है जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एक जिम्मेदारी ले ली थी। आज वे इतनी डर गई है कि वे अमरनाथ जो यात्रा है उससे पहले 22,000 सैनिकों की उन्होंने मांग कर ली है केंद्र सरकार से। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि हम एक फेडरल सिस्टम है, लोकतांत्रिक देश है, तो एक बार सामने वाले को मौका दिया जाता है। और जहां तक पत्थरबाजों की बात इन्होंने की थी, देखिए ये मत भूलिए कि आखिर में इस देश के नागरिक ही थे। जैसा भी कुछ हुआ था, एक बार मौका दिया जाता है, उसी के तहत दिया जाता। 2 साल गाली क्यों निकाली उनको गाली क्यों निकाली आपने? 2 साल जो गलती किया तो उनको जवाब मिला था, पर चूंकि क्या जवाब मिला था, मुख्यमंत्री का निर्णय लिया। तो देखिए, फेडरल सिस्टम में हमारे यहाँ आपके जैसा नहीं होता। फेडरल बिना फेडरल का सवाल नहीं है, परिवार निर्णय ले लेता है तो नहीं चलेगी। 2 नीति राजनीति, कश्मीर के अलावा वाले भाग में आपके बताइए, भी कोई बच्चा शैतानी करता है तो उसे डांट पड़ती है, जाएंगे तो माफी मांगे। अगर कोई बच्चा क्लास में शैतानी करता है तो उसे डांट पड़ती है, पर ये नहीं होता क्लास में पहली बार में नहीं मिलती है, नहीं करती है। ऐसा कहने से देश में देखिए, वो बच्चे थे, लड़के थे, मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, मुख्यमंत्री का निर्णय था, वो राज्य का फैसला था, राज्य ने लिया। तो आपके यहाँ के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों हमने ये नहीं कहा कि आने वाले समय में उनके साथ इससे का व्यवहार आरएसएस के लोग व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, आपको ही गाली निकाल रहे हैं वो। आसोपा जी, आप लोगों ने 10 साल में क्या होता है, चटवा दिया उनको। आप देखिए, आपके समय में कितनी बार थूक के चटवा दिया आपने, कितनी बार उल्लंघन हुआ, कितनी बार उल्लंघन हुआ, थूक के चटवा दिया आपने। संघ तो तब भी राष्ट्रहित के लिए तैयार था, रोज व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, कोई बेचारा नहीं होता है, बेचारा कोई नहीं होता। हर आदमी इस देश के प्रति राष्ट्रीयता के भावना से लेकर चलता है। आपके ही बच्चे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, वही अटल जी के शब्दों में था कि जिसके अंदर दैहिक और भौतिक अगर तापा है तो उसके लिए रामराज कहूं ना व्यापा। तो आप हम अटल जी की बात को हम तब भी मानते थे, आज भी मानते हैं, कल भी मानते हैं, पर आप इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात का कोई है, तभी मैं आपको बता रहा हूं, मैं तभी आपको बता रहा था कि ये अब आपको कहना चाहते थे कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। हम पहले भी बोल रहे थे, आज भी इस बात अटल जी पे भी दाग है, सुन लीजिए। अटल जी पे भी दाग है, सुन लीजिए। अशोका जी, कश्मीर के लिए बलिदान देने वाले हम लोग थे, आप लोगों ने क्या किया? अटल जी पे भी दाग सुनाता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक ले हम लोगों ने बात की है, हम लोगों ने बलिदान दिया कश्मीर के लिए। आप लोगों ने क्या किया, आप बताइए जरा। अगर 47, 65, 71 में अगर आप लोगों ने सही निर्णय लिए होते आज देश को यहाँ नहीं होता। आपने आजाद कश्मीर, आशोभा जी, आजाद कश्मीर के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है आजाद कश्मीर के लिए? अगर आपने कठोर निर्णय लिए होते आज ये नौबत नहीं आई होती। आज आजाद कश्मीर
भारत के कश्मीर से हमने 3 गुना 71 जमीन आपने किया, पाकिस्तान को दे दी। 15 साल चुप रहे हो। 3 गुना बड़ी जमीन कश्मीर की आजाद कश्मीर के रूप में आपने पाकिस्तान को तश्ती में रख के दे दी थी। आप गए या शादी में गए, सेना वाले लोग कह रहे थे, उस समय सेना वालों ने कहा था कि आजाद कश्मीर मिला लो, आप लोगों ने उसे तश्ती में पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान की सभी समस्याओं के जड़ में मूल में कांग्रेस पार्टी है शामिल। आप ये देखिए, अगर आपने उस समय कठोर निर्णय लिए होते, सेना के अधिकारियों की बात मानी होती, सावरकर जी को माफी मांगी, सावरकर जी माफी मांगी। सावरकर जी का मतलब आप तो बाकर जी का कहना सीधा ये है कि मंशा अच्छी थी लेकिन रिजल्ट सही नहीं है। एग्जैक्टली अगर आप इस बारे में कहना चाहते हैं कि आपकी मंशा क्या थी, मैं इस बारे में बड़ी स्पष्ट बिना आलोचना के एक एकेडमिक बात कहूंगा। ड्यूअल स्टैंडर्ड्स कभी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि इनकी बहुत सारी शाखाएं हैं, आरएसएस है, वीएचपी, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, पता नहीं क्या क्या है। अब उसमें क्या है कि केंद्र सरकार भाजपा की है, उसने कश्मीर पे कोई स्टैंड लिया, ठीक है, स्टैंड लिया तो अब उस स्टैंड में पत्थर चल रहे हैं, सिर फूट रहे हैं, सब हो रहा है। सहन शक्ति आप दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, दिखानी चाहिए थी। लेकिन देश का जो दूसरा भाग है उसमें अगर उन्हीं की वो जो सेनाएं हैं वो बुखार चढ़ाएं लोगों का, पोलराइज करें हिंदू समाज को उस रूप में कि कश्मीर के ये तो आतंकवादी हैं, इनको तो मार देना चाहिए, इनको तो भून देना चाहिए, इनको तो ये कर देना चाहिए, इनको वो कर देना चाहिए। तो ये जो ड्यूअलिटी है उसको कंट्रोल कौन करेगा? यही तो करेंगे कंट्रोल जो देश चला रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के वोटों से ये प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी पोलराइजेशन करके ये प्रधानमंत्री बने, तो उसको भी नियंत्रण में वो करें। ये मैं एक बात कहना चाहता हूं दूसरी, क्योंकि कश्मीर, एवरी इंडियन लव्स कश्मीर, कश्मीर हमारा है और हम अपनी जान से ज्यादा कश्मीर को चाहते हैं। दूसरी बात, अब आप ट्रैक बदल रहे हो, अब आप अगर ट्रैक बदल रहे हो तो निश्चित रूप से आप ये नहीं कह सकते कि साहब अब आपने जैसे कहा सर्जिकल स्ट्राइक 2 या आपने वो कॉम्बो कहा या वो कहा, मैं नहीं जानता आपके पास ये गोपनीय सूचनाएं कहां से आ रही है, पर इसमें क्या है कि आप कहीं भी देखिए रॉ है जैसे, और एनआईए है। अब पहले एनआईए नहीं हुआ करती थी, एनआईए के डोभाल आने के बाद, में जी भी टिप्पणी करेंगे आप जब उनको कहेंगे, डोभाल के आने के बाद ऐसा एक मान्यता है, आप अखबार रोज पढ़ते हैं कि डोभाल पता नहीं कितने सर्व सक्षम है कि वो जहां जाते हैं वहां मैनेज करके आ जाते हैं। जैसे डोकलाम चला, चाइना गए थे और राष्ट्रपति के साथ बैठ गए एनआईए, और लेकिन हुआ क्या, डोकलाम में सड़कें बन गई, हवाई अड्डे बन गए, हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। अब पाकिस्तान में डोभाल की नीति क्या चल रही है हमें जानने की जरूरत नहीं, कि गोपनीय मामला है, लेकिन कहीं अंडर दी टेबल किसी कॉर्नर में बैठ के अगर बात हो रही है, कहा भी जा रहा है कि दोनों एनआईए चीफ कहीं मिले हैं इनफॉर्मली, स्पेन में या सिंगापुर में कहां मिले हैं, तो उसका प्रतिफल दिखाई देना चाहिए। मैं अभी अब संजीदगी से बात कहता हूं, बड़ी आपको अच्छी लगेगी। मैंने पॉलिटिकली कहा कि 71 के बाद 18 साल ये टिके रहे, ठीक है, लेकिन ऐसा मत मानिए केवल इसलिए कि भारत के भी फिलर्स ने काम किया होगा, रॉ ने काम किया होगा, पाकिस्तान में चीजों को सहेज के रखा होगा। चलिए इस वार्ता को, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो संजीदगी नहीं है भाजपा सरकार। चलिए इस वार्ता को आगे जवाब देना चाहूंगा, आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। चलिए खास खबर आप देख रहे हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे सहयोगी विजय वर्मा इस डिबेट को बड़ी ही खूबसूरती से आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो मुद्दा है काफी संवेदनशील मुद्दा है। विजय, एक सवाल ये भी मन में उठता है कि अगर आंकड़ों की बात करें तो 2017 में 860 मामले पूरे साल में सीज फायर उल्लंघन के सामने आए थे पाकिस्तान की तरफ से, और अगर 2018 की बात करें तो जून अभी चल रहा है, अभी जून भी पूरा नहीं हुआ है, और आंकड़े की बात करें तो 908 मामले सीज फायर उल्लंघन के अब तक सामने आ चुके हैं। ये वाकई में चिंता का विषय है क्योंकि 908 मामले तो केवल आधे साल में ही सामने आ चुके हैं। विजय, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह के दावे किए जा रहे थे सीज फायर के बाद में, वो फेल होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पाक के जो नापाक जो इरादे हैं वो फिर से मजबूत हो गए हैं। सीज फायर को लेकर कहा जा रहा था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो कहा जा रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद स्थितियां बिल्कुल बदल गई है सीमा पार, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं घबराहट होने लगी है
और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता है वो भी कहने लगे थे कि पीएम मोदी के आने के बाद अब पाकिस्तान ने अपनी जो करवट बदल ली है। लेकिन जिस तरह के सीमा पार जिस तरह की स्थिति, जिस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं आशीष चिंता का विषय है और इसके लिए कोई ना कोई गंभीर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है पीएम मोदी के लिए वो भी महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण चुनाव को में सफल होने के लिए कोई कड़ा कदम उठाना जरूरी होगा, क्योंकि सीधा जो जनता में एक संदेश जाता है। राम मंदिर के बाद दूसरा मुद्दा जम्मू कश्मीर का है। ये भी सवाल विजय खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में, तमाम जो रैलियां उन्होंने की थी उसमें 56 इंच के सीने की बात सामने आई थी और अब 56 इंच के सीने पर लगातार विपक्ष जो है वो वार कर रहा है, पलटवार कर रहा है कि कहां गया वो 56 इंच का सीना, कि लगातार जो है 2017 के मुकाबले 2018 में देखें तो इतनी ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है सीज फायर उल्लंघन के मामलों में कि वाकई में ये सवाल जरूर खड़ा होता है। और एक तरफ आपकी जो नीति है उस पर भी सवाल खड़ा होता है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है विजय, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या पॉलिसी पैरालिसिस के तौर पे भी आप इसको देखते हैं सरकार की तरफ से? बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको कहा जा सकता है कि देश के पहले और आखिरी प्रधानमंत्री होंगे जो इतनी यात्राएं करी है जिन्होंने, और विदेश यात्राओं का तो उनका एक बहुत लंबा चौड़ा जो एस्टिमेट है और उनकी लगातार यात्राएं जारी हैं और विदेश नीति और रक्षा सौदों समझौतों के नाम पर ये यात्राएं होती है। लेकिन पाक और चीन को लेकर जो विदेश यात्रा है या जो विदेश नीति है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं महेश शर्मा जी, महेश जी आपको क्या लगता है कि जो ये विदेश नीति पर सबसे ज्यादा फोकस है, रक्षा समझौतों की बात की जाती है, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, अभी मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर गए, यहाँ पर भी कई रक्षा सौदे हुए। इंडोनेशिया के तो लोगों को उन्होंने 30 दिन का फ्री वीजा तक की घोषणा कर दी थी। तो इस तरह के जो अनाउंसमेंट करने से क्या होगा, ग्राउंड लेवल पर क्या चीजें आ रही है, ये भी महत्व रखती है। क्या लगता है भविष्य क्या होगा? देखिए, जहां तक अगर कश्मीर की जो स्थिति को अगर आप आकलन करें तो ये मान के लिए कि जो मैं पहले कह रहा था कि पाकिस्तान सरकार ने अपने स्वतंत्रता दिवस का जो है उसकी सौगात के रूप में उन्होंने कश्मीर के लिए समर्पित किया है, उसकी आजादी के लिए समर्पित। तो वहां की जितनी भी चाहे सेना है, चाहे ISI है, या वहां के जो भी जितने आतंकी गुट जो है, और अभी आपने देखा होगा बयान भी जो पत्थरबाजों को उकसा रहा है, सईद जो है वो भी मतलब क्या इनको पत्थरबाजों को उकसा रहा है और आप आजादी की मांग की बात को हवा दे रहा है। इन चीजों सारों को देखते हुए और जिस तरह से यहाँ जो हमारे जो सैनिकों पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं, इन सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जहां तक संभव हुआ वहां सीज फायर की कोशिश की, लागू किया। और एक सिर्फ आप ये देखिए 24 या 48 घंटे की और इंतजार है, उसके बाद में सरकार को, केंद्र सरकार को कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। एक चीज। दूसरा ये है कि जहां तक विदेश नीति की बात है तो ये एक तरह से जैसे दक्षिण चीन सागर में जो जिस तरह से चीन की अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है, हिंद महासागर में उसकी जो अपना वजूद बढ़ाने की वो कोशिश कर रहा है, चाहे वो मालदीव की वजह से हो, चाहे वो लंका में आपके जो बंदरगाह बनाने वाली बात हो, और यहाँ तक कि आपके बांग्लादेश में भी बंदरगाह बनाने की बात है, और पाकिस्तान में तो वो बादर में उसने अपना बंदरगाह बना भी लिया। इन सब चीजों को, स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से भारत को घेरने की उसने जो नीति बना रखी है चारों तरफ से भारत को, तो उसके लिए भी उसको उनका स्ट्रेटेजिकल मतलब जो जिन देशों से जो बनता है कि ताकि जिससे इंडोनेशिया और मलेशिया वाली जो यात्राएं हैं वो खासकर इसी इरादे के तहत हुई है, जिसका मुख्य जो है कि हमारे वहां मतलब सैनिक जहाज भी या सैनिक मिशन वाले कोई जहाज जा करके वहां कुछ दिनों के लिए रुक सकते हैं या वहां उसके बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें
स्ट्रेटेजिकल हुई है, और इसमें कामयाबी कितनी मिलती है ये तो बाद की बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि विदेश नीति में एक सबसे बड़ा जो पहलू है पाकिस्तान को अलग थलग करना, और उसे विश्व की नजरों से मतलब इस तरह से कि वो आतंकवादी देश के रूप में उसे बताने की कोशिश की गई है। मतलब पूरी संभावना है कि जो कश्मीर का जो बड़ा मुद्दा है, मुद्दा नहीं बनकर भविष्य में इतिहास बनकर रह जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो पीएम मोदी बड़े मैंडेट के साथ जब प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो इसी तरह की उम्मीद थी भारतीय जो जनता को उनसे, भारतीय जो जनमानस है। अभी हाल ही में जो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी भारत के और पाकिस्तान दोनों को बताया गया है कि वो मानवाधिकार हनन के मामले वहां बढ़े हैं। इन सब चीजों को लेकर के जिस तरह से भारत ने इसका विरोध किया कि ये एक तरफा, आपने देखो पत्थरबाजों को किस तरह से पत्थरबाजों ने और पुलिस के सड़क जो गश्त लगा रही है सुरक्षा बलों पर किस तरह से घेर करके पत्थरबाजी की कर रही है। आज भी एक मतलब आपके बीएसएफ की जो एक सुरक्षा बस पे मतलब जिस तरह से मतलब उन्होंने पत्थरबाजी की है, तो कहीं न कहीं मतलब वहां पे पाक एजेंसियां सक्रिय हैं कि नाम ये हो जाए कि आतंकवादी गतिविधियां, लेकिन इस रमजान की आड़ में भारत की जो सेना की जो नीति रही है कि वो सीज फायर का उसका अत्यधिक अपना मतलब क्या कहते हैं लाभ उठाने की कोशिश भी हो सकती है। दीपक वाकर जी, जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सेना पर जिस तरह तनाव चल रहा है, और खासतौर से जो अभी जो पिछले एक माह के बीच में जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है, उस बीच भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं अभी भी जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसको पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उस सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है, लेकिन सेना के जो शहीद हैं उनकी बात कम की जा रही है। देखिए, मैं आपको फिर मेरी कांग्रेस से मैं इसकी बात का भी जवाब देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशंस होते हैं उसके अंदर एक बहुत तय तरीके से काम हुआ है। आप देखिए, जो बहुत सालों पहले तक नेपाल जो हमारा एकमात्र हिंदू राष्ट्र मित्र था, हमने कभी उसके यहाँ नहीं गए। सालों बाद हुआ कि 30-35 साल बाद एक भारत का प्रधानमंत्री जाता है। डोकलाम मुद्दे पर जैसे मेरे मित्र कह रहे थे, इनको बता दें कि पूरी चीन ने वहां से तैयारी कर ली थी कि आने को एक तरह से दूसरा अक्साई चीन बनने वाला हिस्सा था, पर उसे हमारी ही एक इच्छा शक्ति थी केंद्र की, जिसके कारण आज भी हमने वहां पे, चाहे वो नाथुला पास हो और वहां का हिस्सा है, उसे आज भी बरकरार रखा। बर्मा को हमने एक बार फिर अपने साथ ले रखा, श्रीलंका को हमने साथ ले रखा। देखिए, एक बहुत बड़ी रोचक बात है कि यू कैन चेंज योर नेबर्स, आप अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते, पर हमें यह देखना है कि चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री की जो फॉरेन की नीति रहती वो रहती थी, और जिस बात की बार बार बात की जाती कि जो इतने फॉरेन उस पर गए, तो मैं बताना चाहूंगा हामिद अंसारी साहब के मुकाबले में अभी तक का जो प्रधानमंत्री का खर्चा आया वो 50% भी नहीं रहा अभी तक। तो बार बार जिस बात को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ये उसकी सत्यता है। दूसरी बात इन्होंने की थी कि ऐसी कोई बात है जो आपको कैसे पता चली, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, दीज आर नॉट क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं, ये पब्लिक डोमेन की जानकारी थी जो मैंने इनको बताने की बात की। चौथी बात जो पाकिस्तान की जो बता रहे हैं वो मीडिया वाली बात है, स्वयं पाकिस्तान की आधिकारिक रूप से ये जानकारी आई है जो इन्होंने वहां के हमारे भारतीय दूतावास जो है इस्लामाबाद में, वहां के हाई कमिश्नर को बुला करके ये जानकारी दी थी कि इस तरीके से आरोप लगाया, और 4 पाकिस्तानी नागरिकों को जो रॉ के लिए काम करते थे उनके ऊपर आरोप लगाया, और बोला कि ये इतने सारे सैनिक हैं जो हताहत हुए पाकिस्तान के। इस तरह से जानकारी आज सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास आई है। तो कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं, सब पब्लिक डोमेन में जानकारी की बात है जो मैंने साझा की, और चाहता था कि देश की जनता को, राजस्थान की जनता को यह बात पता चले। और मैं फिर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कश्मीर मुद्दे को लेकर के जितना बलिदान हम लोगों ने किया, किसी ने नहीं किया। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें कर रहे थे और झगड़ा चल रहा था उस पाकिस्तान के साथ, तो कुछ एक पार्टी है जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री तक भी है, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम पे, जो एक अनऑफिशियल था, ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमेशा केंद्र सरकार की सूचना में और उनको बता करके पूछ करके होती है, उसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी, पैरेलल डिप्लोमेसी के तहत पार्टी की जाती थी, जिसमें स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री और शायद मेरे ख्याल से चिदम्बरम जी और मनीष शंकर रहे जी शामिल थे, उस समय पाकिस्तान के पूर्व अध्यक्ष था, जो मुझे लगता है कि सर्वथा अनुचित माना गया है हर तरीके से। पर ठीक है, ये इनका तरीका था और सरकार ने उस बात को, जो इन्होंने बाद में पता चला, हमने इनको जानकारी में दिया, जिसको ये इन्होंने ट्रैक टू डिप्लोमेसी दी, जो मुझे लगता है कि सर्वथा देश को मूर्ख बनाने की असफल कोशिश की गई थी। तो अब देखिए, आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति बड़ी बड़ी साफ और स्पष्ट है, चाहे देश की बात हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात हो। और पाकिस्तान को हमने बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दिया
है और जिस तरह उसको बहुत मार पड़ी है, मैं आपको बहुत ही विश्वस्त जानकारी देना चाहता हूं, पाकिस्तान को बहुत मार पड़ रही है। चाहे आप बॉर्डर की बात करें, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, किसी भी फ्रंट की बात करते हैं, वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस स्तर पर आज तक हमने पाकिस्तान को लगभग शून्य पे लाके खड़ा कर दिया। कुछ एक समय की बात है और चूंकि आप भी जानते हैं दिया जलने के पहले एक बार भभकता है वो कहता है, तो उससे क्या आइसोलेटेड बातें हो रही है, पर आने वाले समय में उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो बात हमने पहले कहती हम आज भी उस बात पे कायम है। और आप देखिए कुछ एक मेरे ख्याल से अब तो जैसा कि इन्होंने महेश जी ने बताया 48 घंटे की बात है, आपको बड़े एक ऐसे नए नए परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो एक बार फिर से हमारी साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साबित करते हैं। आसुबा जी, इनका कहना, भाकर जी का कहना है कि विपक्ष सियासत नहीं करे, परिणाम अच्छे आने वाले हैं, इनपुट्स अच्छे मिलने वाले हैं और इन्होंने जो पीएम मोदी की जो विदेश यात्राएं हैं, विदेश नीति सबको पॉजिटिव बताया। इनके भविष्य में इनके दूरगामी परिणाम जो अच्छे आएंगे, ये इनका कहना। क्या आपका कहना? देश की सुरक्षा और सेना को लेकर के हम कोई राजनीति नहीं करते, बड़ी स्पष्ट सी हमारी सोच है। लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस पाकिस्तान को मिला हुआ है, अगर वो कह रहे हैं उसको बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान को वो कर दिया है, ये कर दिया है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वापस ले लीजिए। उनका व्यापार उस तरफ इधर से तो चौपट करिए, उसमें हमको ज्यादा फायदा नहीं रहे। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बोले। अब राजनाथ सिंह जी अब आए हैं 4 साल बाद सीन में, कश्मीर में। अब तक तो मोदी और डोभाल चला रहे थे और निजी रिश्तों पे शरीफ के साथ विदेश में भी मिलते थे और लाहौर में भी जाके मिले, वो पार पड़ी नहीं। लाहौर में आम खा के आए और उन्होंने उरी तश्तरी में दे दी, गुरदासपुर तश्तरी में दे दिया, पठानकोट तश्तरी में दे दिया, तब जाकर के इज्जत बचाने के लिए वो सर्जिकल स्ट्राइक। आज तक सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुई या नहीं हुई है किसी को मालूम है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक रोज होती है, सेना करती है, अपने अपने तरीके से करती है। अब आप क्या 2 दिन बाद तीर मारेंगे, बहस कर लीजिएगा, वो भी देख लेंगे, उससे हमें कोई बात नहीं है। सेना को आप खुला हाथ देना चाहते हैं, खुला हाथ दीजिए। सेना को आप हाथ बंद रखना चाहते हैं, आप स्पष्ट करिए, क्योंकि उधर क्या हो रहा है ये यहाँ की जनता को मालूम नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है वो यहाँ की जनता देख रही है। आपका टीवी बोल रहा है कि 908 बार सीज फायर का उल्लंघन हो गया, 11 सैनिक हमारे हताहत हो गए, जिसमें 7 राजस्थान के वीर थे और परसों के 4 में से 3 राजस्थान के वीर थे। यहाँ की माएं, यहाँ की उनकी धर्मपत्नियां बच्चों के साथ क्या गुजरती है, ये मोदी जी को तो मालूम होना बड़ा मुश्किल है। पर मैं समझता हूँ डॉक्टर दीपक भाकर तो शादीशुदा होंगे, इसलिए इनको तो एहसास होगा कि परिवार पे क्या गुजरती है। मोदी जी, मैं अब फिर कह रहा हूं कि मोदी जी एक गैर जिम्मेदार और बिल्कुल बेपरवाह प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जिन्होंने 4 साल तक पाकिस्तान को खुलेआम वो करने दिया जो इस देश में देश की जनता देख रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, वो पहले वाला ही दोबारा, कश्मीरी पंडितों के नाम पे आप इतने बातें की, जम्मू में गांव के गांव खाली हो गए, 70,000 नागरिक जम्मू शहर के आसपास आज शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, वापस नहीं जा रहे हैं। ये पिछले 1.5 महीने की घटना बता रहा हूं, उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं तो अपनी बहस में सुओ मोटो कई बातें हमारी करी हैं, आपने देखी होगी, पर आपने आज तक वो 70,000 नागरिक, आप कहते हैं पब्लिक डोमेन में, क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं है कि 70,000 जम्मू बॉर्डर के नागरिक जो हैं वो अपने गांव छोड़ करके, एक फोटो आई थी भास्कर जयपुर में कि एक गांव में एक परिवार बैठा है, वो कहे हम तो ये गांव छोड़ के नहीं जाएंगे, यही पाकिस्तान के गोले पड़ेंगे तो यहीं मर जाएंगे। देखिए आसुपा जी, गैर जिम्मेदार बयान देना तो कांग्रेस की एक आदत। 70,000 देखिए बात जो आप बोल रहे हैं, 70,000 प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने के पहले आप लोग अपने गिरेबान में झांकिए कि आज अगर कश्मीर समस्या का है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो दिन भी याद करिए जब 70,000 पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। देखिए इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था आप लोगों की गलती के कारण। 70,000 इतिहास से सबक सीखना चाहिए ताकि वो दोहराया नहीं जा सके, वैसी पुनरावृत्ति नहीं है। वही हम आपको बताना चाहते थे। और जहां तक आप बोले, हम आपको बताना चाहते हैं फौज के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। इस बात को गृह मंत्री जी ने कई बार स्पष्ट कर दिया है और उनको पहले भी बोल दिया गया था। हमने तो डे 1 से इस बात को बोल दिया था कि फौज के हाथ बंधे नहीं है, उनको पूरी छूट है। देखिए सेना को
आपकी जानकारी के लिए सेना है ना गृह मंत्री जी के हाथ में नहीं थी, है ना, तो आप पहले इस बात को तो अलग ही रखना। लेकिन फिर रक्षा मंत्री को बीएसएफ, देखिए बीएसएफ उनके अंदर, शायद आपको जानकारी होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बीएसएफ और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो गृह मंत्रालय अंतर्गत, आर्मी जो होती है वो एक अलग सिक्योरिटी है, कश्मीर उनका मैं आपको दोनों बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय 4 साल में पहली बार गए, दोनों अलग अलग है, एक बीएसएफ का 4 साल में पहली बार गए, एकीकृत कमांड एक अलग चीज होती है, उनके हाथ में होती है। प्रधानमंत्री ने पहली बार हमारे यहाँ कड़े निर्णय लिए गए जिसके आने वाले समय में आपको नतीजे देखने को मिलेंगे, और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी और शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत ही नीतियां बनती है, उनका क्रियान्वयन होता है, उसमें हम बहुत आगे तक बढ़े हैं और उसके बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम आए और आने वाले समय में मिलेंगे। पाकिस्तान के साथ जिस तरह के आप लोगों ने गले मिलने की राजनीति शुरू की थी वो हमारे यहाँ नहीं होता है। देखिए कोई नहीं हंस रहा है सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी मान्यता हमें मिली है उतनी पहले नहीं मिली थी, और मोस्ट फेवर नेशन के अंदर की जहां तक आप बात करते हैं, आप बताइए आपने 10 साल में क्यों नहीं निकाला, ऐसा ही कुछ था तो, क्योंकि कई चीजों के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जवाब देना पड़ता है। और पहली बात, दूसरी बात उससे दूसरी बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमारी स्थिति की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं कि हम सही है, हमारी पॉलिसी सही है, हम लोगों की सोच सही है, हम लोगों के काम करें। और दूसरी बात कहता है, और जहां पे इंटरनेशनल उसकी बात होती है, हमें जहां से ज्यादा फायदा होता है इकोनॉमिक या डिफेंस फोर्सेस के लिए, हमें वो काम करना, हमें वो नहीं करना जिससे हम लोगों का नुकसान हो, हम लोगों की हानि हो। तो उस समय हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए, बहुत ज्यादा फायदा क्लास नहीं है, यहाँ जवाब दीजिए। मैं बीजेपी की ट्रेनिंग क्लास, बीजेपी की ट्रेनिंग आप ही की चीजों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग, देश की जनता, राजस्थान की जनता को सही और सच बात जानने का हक है, और वही बात से उनको बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री को झेल रही है देश, प्रधानमंत्री को झेल रहा है। मुख्यमंत्री कहां आपके बीच में लेके आ रहे हैं? आप बात करिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों की, पाकिस्तान की बात में मुख्यमंत्री कहां बीच में लेके आ रहे हैं? 28 जून से अमरनाथ यात्रा और शुरू होने जा रही है, और जिस तरह के तनाव सीमा पार देखने को मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि जो पहली बार ये सबसे ज्यादा जो ये यात्रा प्रभावित होगी और हमले का भी खतरा है। ऐसे में जो महबूबा मुफ्ती है सीएम जम्मू कश्मीर की, उन्होंने 22,000 सैनिकों की मांग की है केंद्र से, और एक जो समीक्षा बैठक भी जारी है। किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, और जो ये सीज फायर को जो अब तोड़ना कितना उचित रहेगा? देखिए, सीज फायर का जो तोड़ने से तो ये नहीं है, मतलब वहाँ की जो स्थिति है उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अमरनाथ यात्रा जब शुरू हो रही है तो इसका भी मतलब सुरक्षा, शायद इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि सीज फायर किया गया था कि कम से कम एक संप्रदाय के लोग जो हैं, जब हम एक साइड में कर रहे हैं तो दूसरी साइड में भी वो ऐसी नहीं करें। अतिरिक्त जो सुरक्षा बल है वो पहले से वहां भेजा गया, और साथ साथ ही कि चाहे और कोई स्थिति और ज्यादा ना बिगड़ जाए, आतंकवादियों को कोई भरोसा नहीं है, ऐसी सूरत में 20,000 अलग से जो सैनिक जो 20-22 हजार की मांग की गई है वो इस पर्पज से की गई है ताकि रिजर्व में रहे और कोई किस तरह का कोई नहीं हो। क्योंकि भारत को एक और तो आतंकवादी जो हमारे यहाँ जो घुसे हुए हैं, घुसपैठ कर चुके, उनसे बचाव रखने की आवश्यकता है। बॉर्डर पे भी पाकिस्तान की सेना की हरकतें देखनी पड़ती है, और साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा का भी है। तो ये एक सेना के लिए बहुत कठोर मतलब एक श्रम साध्य, ये एक तरह से जो बड़ा जोखिम भरा मतलब क्या कहता ना, उनके इसको दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन भी करना है। क्योंकि अगर ये गलत मैसेज जाता है, अगर किसी तरह की कोई घटना भी होती है, यात्रियों पे, धार्मिक यात्री पे किसी तरह का हमला करते हैं, और कोशिश वहां पाकिस्तान की यही रही है कि माहौल वहां कश्मीर का येन प्रकार ने बिगाड़ता रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मतलब मामला मुद्दा बनता रहे, और कश्मीर की आजादी का वो अपना जो रोजाना हर जो वर्षों से जो 70 साल से चला भागर साहब, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय कम है। जो सीमा पार जिस तरह का तनाव, उसको लेकर एक अहम बैठक चल रही है, और इस अहम बैठक में क्या इनपुट्स हैं उन पर मंथन होगा, उसके बाद निर्णय क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो
आतंक को जवाब देने के लिए अभी आपने बताया था केंद्र सरकार तैयार है, गृह मंत्रालय तैयार है, आतंक के साथ ही क्या विपक्ष को भी जवाब देने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, हम विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार हैं और मैं अभी जवाब दे देता हूं। आप देखिए, कांग्रेस महिला मोर्चा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, इसका वीडियो इतने वायरल हो चुके हैं। राहुल गांधी जी जब का सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान से तुलना करने लग जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एविडेंस से बात करें, कोई सहन नहीं करेगा आपकी बात, कोई सहन नहीं करेगा आपकी बात। आसुबाजी एविडेंस है, कुछ और पूछ रहे हैं, एविडेंस आप जवाब कोई और दे रहे हैं, तो मैं जवाब हाथ में दे रहा, बात नहीं कर रहा। कैसी बात कर रहे हैं? गुलाम नबी आजाद जब देखो तब आके पाकिस्तान की पहली गन लगे। कैसी बात कर रहे हैं साहब? मणिशंकर अय्यर साहब, मणिशंकर अय्यर साहब को जब देखो तब ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के ज्यादा है और हिंदुस्तान के कम है। देखिए ये पब्लिक डोमेन है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है चीजें हर जगह है, आपसे बेहतर है, कोई से भी पेपर देख, हमसे बेहतर तो कोई भी हो सकता है, बहुत हो झूठ सकता बोल रहे हैं यार। है। ये सारी जानकारी जो है हर मीडिया के अंदर है और ये हर बात सोशल मीडिया हमारा थोड़े ना, वो तो आपका भी उतना ही है। और आप तो बार बार कहते हैं आपने सोशल मीडिया में बहुत बड़ी छलांग लगा रखी है, तो आपको मैं जवाब देना चाहिए था। आपको जो इन्होंने जवाब दिया मैं उसकी बात कर रहा हूं। पूछेंगे तो मैं यही बात कह रहा हूँ, ये बात बच्चा जान गया कि कांग्रेस को कैसे जवाब देना, तो कांग्रेस का अब आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, बेनकाब कर दिया। उसका क्या है वो बताओ, ये पूछ रहे हैं। देखिए राजनाथ साहब जी मीटिंग अभी चल रही है, उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा, तो मुझे कहां से पता होगा। तो देखिए बात थोड़ी तार्किक बहस में रहे तो हम ज्यादा उचित रहेगा। अब राजनाथ सिंह जी की बैठक में क्या चल रही है? जी राजनाथ सिंह जी की बैठक में अभी क्या निर्णय होगा, इस बात की जानकारी कैसे मैं क्या कर सकता हूं? आप जो उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने आप ध्यान दीजिए, उन्होंने प्रश्न क्या पूछा, आप शायद ध्यान देते तो आपको पता चलता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जवाब देने के लिए आपके पास क्या है, ये शायद इन्होंने प्रश्न पूछा था, तो उसका जवाब बिल्कुल होना नहीं। देखिए तो पहले मैं जवाब दे दूं, उसके बाद नहीं है। हम देखिए गैर जिम्मेदार है, वो देश की जनता जानती है, असलियत उनको पता चल गई है। आप लोगों ने सिर्फ बरगलाने, बहकाने और बनाया। आप 4 साल पुराने वीडियो सुना करिए। आप ये बताइए, आप 4 साल पहले की बात करें, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1.47 1.47 मिनट में तो उनकी खत्म हो जाती है। उनको लिखा आ जाता है, चाहे वर्तमान अध्यक्ष तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उनको जो लिखा लिखाई मिल जाता है मोदी जी को आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, जहां माइक को आज के अध्यक्ष जी तो 2 लाइनें नहीं बोल पाते। आप देखिए नींबू की शिकंजी को तो कोका कोला वाला बना ही देते हैं, वो तो सही है। इस बहस को यही रोकते वो फार्मासिस्ट था। देखिए फिर आप उससे क्या फर्क पड़ता है? झूठी बात को सच करने की कोशिश मत करिए। कोका कोला की नींव में तो शिकंजी, कोका कोला शिकंजी है, फार्मासिस्ट था। अरे कोका कोला शिकंजी तो है। चलाने वाले को आप मैकडोनल्ड का मालिक बना देते हैं, तो वो क्या है? देखिए कोई मैकडोनल्ड में बनता है चाट पापड़ी तो है। उनकी हंसी बनी है, आसुबाजी उनकी हंसी बनी है, आप तो अपनी हंसी मत उड़वाइए। समय हो गया, अच्छी बहस। कल को आप मोदी बन सकते हैं, इसमें क्या हो गया? आप छोटे कार्य करते हैं, कल मोदी बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बहस को आज के लिए यहीं रोकते हैं। अहम निर्णय होगा और मुंहतोड़ जवाब होगा। पाक के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है और पीएम मोदी भी बैठक में मौजूद हैं। परिणाम अच्छे आएंगे, सुखद आएंगे, ऐसी आशाओं के साथ हमारे तमाम मेहमानों का को बहुत बहुत धन्यवाद।